नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक स्टडी चैनल में। आज हम लोग देखेंगे संविधान का टेस्ट सीरीज 2। इसके पहले हम लोग संविधान का एक टेस्ट सीरीज देख चुके हैं। यदि आप लोग ना देखे हों तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। हाँ, एक बात और ज़रूर आप लोगों से कहना चाहूँगा कि वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, तभी तो कुछ समझ में आएगा, नहीं तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है। अरे भाई, कोचिंग में आप लोग बैठे हो, पढ़ाई कर रहे हो और कोचिंग बीच में छोड़कर चले जाओगे तो कुछ समझ में आएगा? नहीं आएगा ना। तो शुरू से आखिरी तक देखिए, तभी तो कुछ समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। और यदि वीडियो पसंद आए बाद में, पूरी वीडियो देखने के बाद, तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, इतना तो आप लोग जानते ही हो। चलिए देखते हैं। आप लोग खुद देखिए संविधान में किसका कितना तैयार है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं किसने कितना सही किया। 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन में से कितना किसका सही हुआ। और दोस्तों, आंसर ज़रूर दें। यदि आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट कर उसका आंसर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। पहला, अनुच्छेद 79 के अंतर्गत वर्णित है, अर्थात अनुच्छेद 79 में किसका वर्णन किया गया है, तो बताइए। 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तो संसद का गठन अनुच्छेद 79 के अंतर्गत होता है। चलिए अगला आपका है, आप लोग बताएंगे संसद किन किन लोगों से मिलकर बनता है। संसद का निर्माण या संसद का गठन किन किन लोगों से मिलकर होता है। पिछली क्लास में ये सब कवर किया गया है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। चलिए ज़्यादा नहीं, हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा विशेष अभिभाषण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया जाता है, तो अनुच्छेद 87। अनुच्छेद 86 में राष्ट्रपति का अभिभाषण, अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, किस अनुच्छेद में कहा गया है, बताइए। संविधान वालों बताइए जल्दी। अनुच्छेद 74, 74। अगला, संविधान के अनुच्छेद 76 में किसके पद का वर्णन है, तो भारत का एक महान्यायवादी होगा, या महान्यायवादी का गठन, नियुक्ति। उपराष्ट्रपति शपथ किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्रहण करते हैं या लेते हैं, तो आर्टिकल 69। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। पदेन यहाँ पे मिस हो गया, आप लोग उतना समझदार हैं ही। अनुच्छेद 64। अगला, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का मनोनयन किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि 12 व्यक्तियों का मनोनयन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, 2 व्यक्तियों का मनोनयन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। अनुच्छेद तो याद रहेगा 331 और 80 का गा या 80 का 3, लेकिन कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसका याद करने का एक ट्रिक है, मैं बताऊं आप लोगों को कि देखिए, 12 व्यक्ति यदि है तो अनुच्छेद आपका क्या रहेगा, कम वाला रहेगा। कम का मतलब समझ रहे हैं, 331 और 80 का गा, इसमें कम छोटी संख्या कौन है, 80। तो व्यक्ति ज़्यादा है मतलब 12 है, तो उसके विपरीत अनुच्छेद कम, अर्थात 331 ना होकर 80 रहेगा। ध्यान से समझना, बहुत याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ। व्यक्ति कम है अर्थात 2 हैं, तो अनुच्छेद आपका ज़्यादा रहेगा, 331 रहेगा। बस क्लियर। तो इसमें कौन सा सही है, 12 है तो 80 का गा या 80 का 3। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मनोनीत करते हैं। हम आप लोगों को ऊपर याद करवा चुके हैं, अब तो बता ही दो। तो 2 है, कम है, तो इसके विपरीत ज़्यादा, 331।
अनुच्छेद 66 के अंतर्गत किसका और निर्वाचन होता है, बताइए। आपके उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, आप लोग बताएंगे उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं मत देने में, कमेंट करके बताएं, क्योंकि पिछली वीडियो में सब पढ़ाया गया है। वीडियो ना देखे हों तो आप लोग यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं संविधान बाई एक स्टडी चैनल, वहाँ से आप लोग टॉपिक वाइज पढ़ाया गया, वहाँ से देख सकते हैं। और जो लोग देखें बताएंगे उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से लोग मत देते हैं या निर्वाचन में भाग लेते हैं। अगला, किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं या करेंगे, कौन सा अनुच्छेद इसमें सही है, बताइए जल्दी। चलिए बताइए कौन सा सही है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है वीडियो, इसलिए पूरा देखिएगा, मिस मत कीजिए एक भी क्वेश्चन। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? सब एग्जाम में आए हुए लगभग क्वेश्चन हैं, पूछे गए हैं। तो अनुच्छेद 54। राष्ट्रपति का शपथ प्रतिज्ञान दोनों एक ही बात है, अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। कौन सा अनुच्छेद? आपका 60वां अनुच्छेद 60, आर्टिकल 60। आप लोग बताएंगे कमेंट करके आर्टिकल 61 में क्या है। पिछले टेस्ट सीरीज में पूछा गया था क्वेश्चन। अगला आपका 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? हाँ, कब हुआ था? 1989। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, 61वें संविधान संशोधन में क्या किया गया था, कौन सा कार्य हुआ था? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? बहुत ही अच्छे ट्रिक से ये याद करवाया गया, कन्फ्यूजन दूर किया गया है, इसलिए वीडियो को मिस ना करें। संसद बाई एक स्टडी चैनल सर्च करके यूट्यूब से देख लें। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। अगला आपका है लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? ये भी बहुत ही एकदम जान लीजिए कि गजब ट्रिक से याद करवाया गया है, इसलिए उसको आप लोग देख लीजिए वीडियो संसद का। तो कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। अगला आपका नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का वर्णन किस अनुच्छेद में है? आपको नीति निर्देशक तत्व यदि नहीं पढ़े हैं, क्लास नहीं देखे हैं, तो उसको भी सर्च कर लें यूट्यूब पर और जाके देख लें, बहुत ही अच्छे से सब क्लियर किया गया है। आप लोग के लिए क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व किसके ऊपर लागू होता है, किसके लिए है बना है, और मौलिक अधिकार किसके ऊपर लागू होता है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो ये आपका अनुच्छेद 44 में है। ये है क्या? नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता है क्या? ये आप लोग बताओगे कि हम ही बता दें? चलिए हम ही बता देते हैं। तो जैसे इस समय सभी धर्म के जो लोग हैं, भारत में विभिन्न धर्मों के लोग हैं, तो सबके जीने का अर्थात जीवन जीने का नियम अलग अलग है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अर्थात समान सिविल संहिता के अनुसार यदि राज्य के पास जब सुविधाएं होंगी तभी वह नीति निर्देशक तत्व आप लोगों के लिए उपलब्ध कराएगा या आप लोगों के ऊपर लागू करेगा, ये तो आप लोगों को बताया गया है। तो राज्य जब सही समझेगा तो समान सिविल संहिता अर्थात सभी के लिए एक समान कानून, मतलब सभी के लिए जीवन जीने का एक समान कानून बनाएगा। बहुत ज़्यादा डिटेल्स में देखना है तो आप लोग वीडियो देख लें, ठीक है। अगला आपका है 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? कब हुआ था बताइए। तो 44वां संविधान संशोधन आपका 1978 में हुआ था और 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। अगला आपका है द्वितीय सदन किसे कहा जाता है? ये टाइपिंग थोड़ा दिख नहीं रहा क्लियर, आप लोग समझ जाइएगा। द्वितीय सदन
तो प्रथम सदन किसे कहा जाता है, लोकसभा को, और द्वितीय सदन किसे कहा जाता है, राज्यसभा को। क्यों कहा जाता है, सब वीडियो में क्लियर किया गया है। जो क्लास टॉपिक वाइज चल रहा है उसमें जाके देख लें, संसद बाई AK स्टडी चैनल। बार बार कह रहा हूँ तो ज़रूर खास उसमें स्पेशल कुछ होगा, इसलिए उसको भूले मत। अगला आपका राष्ट्रपति संसद के सदनों में कितने व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं। देखिए यहाँ पर संसद के सदनों में पूछा गया है, मतलब कुल राज्यसभा लोकसभा में तो 14 व्यक्ति। अगला आपका सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लागू होने पर मौलिक अधिकार में कौन से अनुच्छेद समाप्त नहीं होते हैं। हमारे कौन से अधिकार नहीं समाप्त होते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, पढ़ाया भी गया है। मौलिक अधिकार बाई AK स्टडी चैनल, जाकर सर्च कर लें, वीडियो डिटेल्स में देख लें। चलिए हम बता रहे हैं क्या है। तो यदि आपातकाल लागू होगा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू होता है आपातकाल, तो 300, जल्दी बताइए, 352, हाँ 352 सही है। तो 352 ध्यान से सुनिएगा के अंतर्गत यदि युद्ध या बाह्य आक्रमण के समय आपातकाल लागू होता है तो उस समय हमारे केवल 20 एवं 21 अनुच्छेद 20 एवं 21 समाप्त नहीं होंगे, बाकी सभी मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं। लेकिन यदि आंतरिक गड़बड़ी पहले था, लेकिन अब उसको सशस्त्र विद्रोह उसका स्थान ले लिया। यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लागू होता है तो 20, 21 एवं 19 तीनों अनुच्छेद जो हमारे मौलिक अधिकार के हैं ये समाप्त नहीं होंगे। समझ में आया दोस्तों। वीडियो खूब अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अगला टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा अगले संडे को, और पूरे सप्ताह भर आपका संविधान का क्लास चलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।